प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा, राजनीति विज्ञान का अध्यापक, कक्षा 11वीं कला वर्ग। आपका जो लेसन चल रहा है 9वां, जिसका नाम है शांति। शांति के बारे में अपने कल भी चर्चा की थी कि शांति जो है हर क्षेत्र में होनी चाहिए, हर राष्ट्र में होनी चाहिए। तो उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे, शांति के बारे में आज पढ़ाएंगे। और देखिए, नागरिक अविज्ञा के दबाव में अन्यायपूर्ण संरचना भी रास्ता दे सकती है। कभी कभी बाहर वे अपने विसंगतियों के बोझ से ध्वस्त भी हो सकती हैं। निरंकुश स्वामित्व व्यवस्था का विघटन इसका ताज़ा उदाहरण है, पर ऐसे दुखद नतीजे की गारंटी सभी मामलों में नहीं हो सकती। हिंसा की सहायता लेने का लालच तब अपर्याय हो सकता है। यह भी औचित्यपूर्ण शांति की खोज में अंतर्निहित विकट स्थिति का ही अंग माना जाता है। अब देखिए कि शांति और राज्य सत्ता में क्या जो अंतर है, क्या है, शांति में राज्य क्या भूमिका निभाता है, उसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। वो देखिए क्या है। अक्सर तर्क दिया जाता है कि हर राज्य अपने को पूर्ण स्वतंत्र और सर्वोच्च इकाई के रूप में देखता है। हर राज्य चाहता है कि मैं स्वतंत्र रहूं और स्वतंत्र रूप से मैं कार्य करूं। इसे अपने हितों को केवल अपने नज़रिए से देखने और हर हालात में अपने हितों को बचाने और बढ़ाने का प्रवृत्ति जन्म लेती है। शांति का अनुसरण करने के लिए ज़रूरी होता है कि हम स्वयं को वृहत्तर मानवता के एक हिस्से के रूप में देखें। तो कह रहे कि अगर आपको शांति चाहते हो या शांति का अनुसरण करना चाहते हो तो अपन को एक बड़े रूप में, मानवता के बड़े रूप में देखना होगा। अच्छी सोच रखनी होगी, मानवता की तरफ आपको रुझान करना होगा। लेकिन इससे अलग राज्य के लोगों में फर्क करके आप फर्क करते देखने की प्रवृत्ति विकसित हो जाती है। अपने नागरिकों के हितों के नाम पर वह अक्सर बाकी लोगों से हानि पहुंचाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके अलावा आजकल हर राज्य ने बल प्रयोग से अपने उपकरणों को मजबूत किया है। हालांकि राज्य से अपेक्षा एक ही थी कि वह सेना और पुलिस का प्रयोग अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए करेगा, लेकिन व्यवहार में इन शक्तियों का प्रयोग अपने ही नागरिकों के विरोध में सबर दबाने का किया जा सकता है। विश्व अलग अलग संप्रभु राष्ट्रों में विभाजित है। इससे शांति के रास्ते के अवरोध उत्पन्न होते हैं। ये निरंकुश शासन और म्यांमार जैसे सैनिक तानाशाही में सबसे अधिक स्पष्ट देखने को मिलता है। इसलिए समस्याओं का दीर्घकालीन समाधान सार्थक लोकतंत्रीकरण और अधिक नागरिक आज़ादी की एक कारगर पद्धति में है। इसी माध्यम से राजसत्ता को ज़्यादा जवाबदेही माना जाता है। जवाबदेही का मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है। तो जवाबदेही जो सबसे ज़्यादा जो है राज्य की मानी जाती है। तो आइए मैं आपको लेकर चलता हूँ हिंसा के बारे में गांधी जी के क्या विचार हैं, कि गांधी जी ने हिंसा के बारे में क्या कहा है, उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। और देखिए, हिंसा के बारे में गांधी जी ने कहा है, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। ये कहावत आपने सुनी होगी। असहायता को अहिंसा और अहिंसा को गांधी जी के समतुल्य बनाने की प्रवृत्ति भी कुछ लोगों ने ऐसा कहने का मौका दिया है। इस हल्की टिप्पणी का आधार दूर दूर तक फैला ये विचार है कि अहिंसा कमजोरों का रास्ता है। क्या कहा है कि अहिंसा क्या है? कमजोरों का रास्ता है। जो कमज़ोर है वो अहिंसा पे उतारू हो सकता है। गांधी जी ने बार बार कहा है कि इस विचार के लोग अहिंसा और उसके दर्शन को समझने से नहीं, हम आम तौर पर यही समझते हैं कि अहिंसा का अर्थ चोट करना नहीं है। अहिंसक कार्य उसे माना है जो शारीरिक घाव को नहीं करे। गांधी जी ने इस अर्थ को दो मूलभूत तरीके से बदल दिया। उसके लिए अहिंसा का अर्थ शारीरिक चोट, मानसिक चोट और आजीविका की क्षति से बाज आना पर नहीं है। इसका अर्थ है कि नुकसान पहुंचाने के लिए तब छोड़ देना। उसके लिए हिंसा का निमित्त होने का अर्थ स्वयं चोट करना नहीं होता। गांधी जी का मानना है गांधी जी कहते हैं, अगर मैंने यदि किसी को हानि पहुंचाने से मैं किसी अन्य की सहायता की या किसी हानिकर कार्य से लाभान्वित हुआ हो तो मैं हिंसा का दोषी होऊंगा। तो इस अर्थ में हिंसा के बारे में उसके विचार संरचनात्मक हिंसा की निशानदेही मानी जाती है। गांधी जी ने दूसरा प्रमुख परिवर्तन अहिंसा के विचार को सकारात्मक अर्थ देकर के किया है,
कि सकारात्मक अर्थ के बारे में बताया, सकारात्मक अर्थ बताया है कि हर हानि, किसी को हानि नहीं करना पर्याप्त नहीं है। अहिंसा को सजग संवेदना से माहौल की अपेक्षा की है। गांधी जी ने निष्क्रिय आध्यात्मिकता के विरोधी थी। उसके लिए अहिंसा का मतलब कल्याण और अच्छाई का सकारात्मक है। अहिंसा का मतलब क्या होता है? कल्याण और अच्छाई का सकारात्मक और सक्रिय क्रियाकलाप माना है। इसलिए जो लोग अहिंसा का प्रयोग करते हैं उसके लिए आवश्यक है कि वह अत्यंत गंभीर उकसाव की स्थिति में शारीरिक और मानसिक संयम का अभ्यास करिए। अगर आपको अहिंसा का मार्ग अपनाना है तो आपको शारीरिक और मानसिक दोनों को मजबूत बनाना होगा, दोनों को संयम रखने की अभ्यास करना होगा। अहिंसा अतिशय सक्रिय शक्ति है। क्या है? अतिशय अधिक सक्रिय शक्ति है जिसमें कायरता और कमजोरी का कोई स्थान नहीं है। इसमें कायरता और कमजोरी तो आनी ही नहीं चाहिए। वास्तव में गांधी जी ने तो इस सीमा तक कह दिया कि अगर अहिंसा किसी का बचाव करने के मामले में पर्याय हो तो उसके नाम पर निष्क्रियता की शरण में जाने के बजाय हिंसा का सहारा लेना सबसे अच्छा होगा। कुछ गांधीवादी कहते हैं कि प्रारंभ में उद्रव कहावत को बदल करके मजबूती का नाम महात्मा गांधी कर देना चाहिए। तो कुछ लोग हैं कि इसको अगर महात्मा गांधी ने ये कहा है कि हाँ मजबूती का नाम महात्मा गांधी है तो इसको बदल देना चाहिए। इसके बाद जो आपके चिंतन मनन के बारे में इसमें कहा गया है, चिंतन मंथन। कंबोडिया में खमेर रूज का शासन क्रांतिकारी हिंसा के नुकसानदेह हो जाने की प्रवृत्ति का दिल दहलाने वाला बहुत ही खास उदाहरण है। यह शासन पोल पोट के नेतृत्व में हुई बगावत का नतीजा है जिसमें उत्पीड़ित खेतिहरों की मुक्ति के लिए तत्पर साम्यवादी व्यवस्था की स्थापना का प्रयास किया गया। 1975 में 1979 तक कंबोडिया के आतंक का राज कायम कर दिया गया जिससे लगभग 17 लोग अर्थात देश की आबादी के 21% लोग क्या हुए? मारे गए। कहाँ पे? कंबोडिया में। यह पिछली शताब्दी की एक अत्यंत कष्टप्रद मानवीय त्रासदी मानी जाती है। कब से कब तक? 1975 से लेकर के 1989 तक। हो सकता है कि मनवांछित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अतिवादी आंदोलनों और व्यवस्थित हिंसा के प्रयोग का ऐसा ही नाटकीय और डरा देने वाला परिणाम शायद हमेशा नहीं हो, पर इस प्रक्रिया से यह भी प्रायः संस्थागत रूप धारण करता है कि अपने परिणाम स्वरूप बनी राजनीतिक व्यवस्था का पूर्ण अंग बन जाता है। ऐसे ही मामला नेशनल लिबरेशन फ्रंट का है जिसे हिंसात्मक साधनों का इस्तेमाल कर अल्जीरिया के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किया। उसने अपने देश को फ्रांसीसी और उपनिवेशवादियों की बोझ से 1962 में मुक्त करवाया गया, लेकिन उसके शासन का जल्दी ही निरंकुशवाद में पतन हो गया। इसकी प्रतिक्रिया यहाँ इस्लामिक रूढ़िवादी उपहार के रूप में मानी जाती है। यही कारण है कि जिससे चलते शांति को सर्वोच्च मूल्य अपनाने वाले शांतिवादी किसी न्यायपूर्ण संघर्षों में हिंसा के इस्तेमाल के खिलाफ नैतिक रूप से खड़े होते हैं। यही उत्पीड़न में लड़ने की ज़रूरत को स्वीकार करते हैं। हालांकि ये उत्पीड़नकारियों का दिल दिमाग जीतने के लिए प्रेम और सत्य को बढ़ावा देने की वकालत करता है, इसलिए शांति होनी चाहिए। एक लड़की कह रही है अमन कायम करने का तरीका हिंसा के जिम्मेदार लोगों को सज़ा देना है। दूसरा कह रहा है नहीं मुन्नी, हिंसा रोकने के लिए प्रतिहिंसा का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। हमें स्थायी शांति केवल शांतिपूर्ण तरीकों पर जोर देकर ही की जा सकती है। तो लड़का कह रहा है तुम तो शांति की दूत की तरह बोल रही हो, अगर क्या तुम अपने छोटे भाइयों के साथ भी इस तरह के शांतिपूर्ण तरीके से अपनाते हो या नहीं? तो इसके बारे में ये बात कही है। तो आज के लेसन में आपको दो चीज़ें बताई गई, शांति और राज्य सत्ता के बारे में अपन चर्चा कर रहे हैं कि शांति और राज्य में दोनों में क्या संबंध है। जहाँ शांति है वहाँ राज्य है तो वहाँ शांति है। तो राज्य जो है शांति के लिए क्या क्या प्रयास करता है, तो इसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं। और आने वाले जो अगले एपिसोड में आपको इससे आगे के जो पॉइंट है कि शांति और राज्य में क्या संबंध है इसके बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए जय हिंद। जब के लिए जय हिंद। मेरा